हाय एवरीवन, क्या हालचाल आप सबके। ये वीडियो मैं पहले बता दूं किसके लिए बना रहा हूं। मैं बना रहा हूं सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो नवंबर 2020 के अंदर अपना अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनका अटेम्प्ट नवंबर 20 में ही पढ़ रहा था क्योंकि उन्होंने नवंबर 19 में फाउंडेशन पास किया था। मगर अब एक नई कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनका एग्जाम ओरिजिनली तो जुलाई में था, मगर जैसे कि हालात आपको लग रहे हैं कि देयर इज अ हाई चांस दैट शायद सीए के एग्जाम कैंसिल ही हो जाएं। और अगर कैंसिल ना भी हो, जैसे मैं अपनी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, मेनी स्टूडेंट्स विल ऑप्ट फॉर नॉट गिविंग द एग्जाम्स हेल्थ रीजन से। और मेरा सजेशन भी लास्ट वीडियो में यही था कि हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आप एग्जाम स्किप कर दो इस बार के, जिस तरह का एनवायरमेंट इस समय हमारे देश में चल रहा है। तो अब जैसे ही मैंने ये सजेशन दिया या उससे पहले भी काफी स्टूडेंट्स ने अपना मन बना लिया था। सबसे बड़ा डाउट जो सबके दिमाग में है, सर अगर हम जुलाई की जगह नवंबर एग्जाम देंगे तो टैक्स के अंदर तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, हम पे कितनी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। नवंबर वाले काफी सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी मुझसे ये पूछ ही रहे थे कि सर कौन कौन सी अमेंडमेंट, जो भी हमारी वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं या जो फेस टू फेस में थे जिनको अब वर्चुअल में कन्वर्ट कर दिया गया लॉकडाउन के बाद, वो तो मेरे से ये सवाल पूछ ही रहे थे। साथ साथ अब जुलाई वाले भी ये सवाल पूछ रहे हैं जो नवंबर में प्लान कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लूं अबाउट दी अमेंडमेंट्स फॉर टैक्स। अब मैं ये पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इस वीडियो के अंदर मैं अमेंडमेंट को इन डेप्थ एनालाइज नहीं करूंगा, इन डेप्थ डिस्कशन नहीं करूंगा। सो दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट वीडियो। अमेंडमेंट वीडियो मेरी 3-4 घंटे की होती है, उसमें फ्लो चार्ट्स, पूरा प्रॉपर नोट्स वगैरह मैं उस तरीके से समझाता हूं। यहां पर मैं सिर्फ एक बार आपको एनालाइज कराना चाहता हूं, रन थ्रू कराना चाहता हूं उन सारी अमेंडमेंट से जो आप पर एप्लीकेबल होंगी। और साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि वो अमेंडमेंट्स क्या हम अपने पुराने बैच में डिस्कस कर चुके हैं। पुराना मतलब जो अभी जनवरी फरवरी में बैच स्टार्ट हुआ था 2020 में, जिसकी वर्चुअल क्लासेस अब इन दिनों काफी सारे स्टूडेंट्स ने ली हैं। तो उन सारे स्टूडेंट्स को मैं डिटेल में साथ साथ ये भी समझाता रहूंगा कि ये अमेंडमेंट क्या हम अपने उस बैच में कवर करी थी या नहीं करी थी। तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं उनको तो मैं बुक में रेफरेंस नंबर भी दे दूंगा कि बुक के अंदर कहां पर हमने ये डिस्कशन करी है। और जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर अमेंडमेंट आएगी। लेट मी रिपीट अगेन, ये अमेंडमेंट वीडियो नहीं है, इसलिए डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अमेंडमेंट की गहराई में जाऊंगा। अच्छा, अभी मैं अमेंडमेंट की गहराई में क्यों नहीं जा रहा सर, अभी मैं आप अमेंडमेंट क्यों नहीं निकाल रहे अगर आपको अमेंडमेंट पता है। देखो, अमेंडमेंट मुझे पता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 30 अप्रैल तक जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं मैं तो रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करता ही हूं, जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों को। मगर जो एग्जाम के लिए फाइनलाइज्ड अमेंडमेंट्स, जो सर्कुलर्स, जो ऑर्डर्स इंस्टीट्यूट को एप्लीकेबल करने हैं ना, उसके लिए वो एक सप्लीमेंट पेपर निकालता है। तो अभी मैं अमेंडमेंट वीडियो ऑफिशियली रिलीज इसलिए नहीं कर रहा, नोट्स ऑफिशियली आपको इसलिए नहीं दे रहा, क्योंकि आई एम जस्ट वेटिंग कि इंस्टीट्यूट हमारा अगर सप्लीमेंट पेपर अगले 10-15 दिन में जून एंड तक दे देता है तो आई विल जस्ट रन थ्रू सप्लीमेंट पेपर की क्या मैंने जो अमेंडमेंट सारी सोची हैं, क्या वो सारी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इंस्टीट्यूट ने कोई एक्स्ट्रा अमेंडमेंट कवर कर लियो जो मेरे को ऐसा लगता है सीए इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सीए फाइनल के लिए एप्लीकेबल है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कोई मैंने एक्स्ट्रा अमेंडमेंट कवर कर लियो, मेरे हिसाब से वो सर्कुलर शायद सिलेबस में होना चाहिए, आईसीआई को लगा वो सिलेबस में नहीं रखना। तो इसीलिए फाइनलाइज्ड अमेंडमेंट्स, अपने नोट्स को फाइनलाइज करने की मैं वेट कर रहा हूं। एक बार मैं सप्लीमेंट पेपर को देखना चाहता हूं ताकि मुझे बाद में फिर से आपके पास ना आना पड़े कि भाई उस क्लास के अंदर ये मत कर लो, ये कर लो, कंफ्यूजन होगी फालतू में। अगर इंस्टीट्यूट देरी लगाता है, इंस्टीट्यूट रिजल्ट के क्या कहते हैं, एग्जाम्स के बारे में नोटिफिकेशन, आर्टिकलशिप के बारे में नोटिफिकेशन देने में देरी लगा रहा है, तो मुझे कोई उम्मीद तो है नहीं सप्लीमेंट पेपर इतनी जल्दी वो निकालने वाला है। अगर वो जून एंड तक इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट पेपर नहीं निकालता तो आई विल रिलीज द फुल अमेंडमेंट वीडियो। मैं पूरी जो हम फुल फ्लेज अमेंडमेंट वीडियो में ऑलरेडी शूट कर चुका हूं, थोड़ी बहुत रह गई है मेरी, वो मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा। सारे वर्चुअल स्टूडेंट्स को उनके व्हाट्सएप नंबर पे उसका लिंक आ जाएगा। वैसे भी बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं पब्लिक कर दूंगा उस वीडियो को, नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो चिंता वाली बात नहीं है। अभी मैं डिटेल में अमेंडमेंट्स डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ बेसिक्स डिस्कस कर रहा हूं। साथ साथ इस वीडियो में एक और चीज मैं बताने वाला हूं, फ्लो चार्ट्स के बारे में। बच्चे काफी चीज मुझसे पूछ रहे थे, लास्ट टाइम हमने ये फ्लो चार्ट्स की बुक निकाली थी, ये फर्स्ट एडिशन था, मैंने ज्यादा एडवर्टाइज नहीं किया था, मैंने सिर्फ जान के अपने फेस टू फेस और वर्चुअल स्टूडेंट्स को ये बुक दी थी ताकि मुझे फीडबैक मिले। अब इस फ्लो चार्ट वाली बुक को मैंने अभी तक जुलाई 20 और नवंबर 20 के लिए लॉन्च नहीं किया था, मैं इसमें काफी सारे चेंजेस कर रहा था। तो वो इस बुक में क्या चेंजेस हैं और अब आपको जो फ्लो चार्ट्स बुक मिलेगी
जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, या अदरवाइज भी मैं उसको बहुत नॉमिनल से प्राइस पे अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दूंगा, किसी और स्टूडेंट ने खरीदना हो, और उसके अंदर क्या नए फीचर्स होंगे वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो दो चीजें मुझे डिस्कस करनी है, अमेंडमेंट्स और फ्लो चार्ट से रिलेटेड। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं एक एक डाउट जो हर बच्चे का मेरे पास आ रहा है सीए इंटर से रिलेटेड, वो सारे डाउट मैं इसके अंदर क्लियर कर दूंगा। अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आपको पता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अगली बार मैं अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, या मैं आपको वहीं पर ही जवाब देकर डाउट क्लियर कर दूंगा। जल्दी से डिस्कस करते हैं अमेंडमेंट्स के बारे में। अब नवंबर 20 के बारे में ये चीज तो आपको पता होगा, नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए कट ऑफ डेट क्या होती है, 30 अप्रैल 2020। जो मई अटेम्प्ट था, जो अब जुलाई में चला गया, जिसके कैंसिल होने के आसार हैं अभी, जुलाई अटेम्प्ट के लिए कट ऑफ डेट वाज 31 अक्टूबर 2019, जबकि नवंबर अटेम्प्ट के लिए कट ऑफ डेट इज 30 अप्रैल 2020। तो 6 महीने का गैप आ गया। अभी हमें ये एनालाइज करना है कि इस 6 महीने में कौन कौन सी जगह अमेंडमेंट्स आ गई हैं। पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। क्या इनकम टैक्स के सिलेबस में कोई भी अमेंडमेंट आई है? अगर जुलाई को हम कंपेयर करें नवंबर 20 से, द आंसर इज नो। जुलाई 2020 के अंदर भी फाइनेंस एक्ट 2019 एप्लीकेबल था, नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए भी फाइनेंस एक्ट 2019 एप्लीकेबल है। देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज व्हाटसोएवर इन इनकम टैक्स। हां, एक आधा कोई छोटा मोटा चेंज हो सकता है यदि कोई सर्कुलर या कोई नोटिफिकेशन आ गई छोटी मोटी, और वो हमारे आरटीपी में नोटिफाई हो गई। वो जब हमारा आरटीपी आएगा नवंबर का, दैट विल कम समवेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त या सितंबर, तब मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। अदरवाइज 99.9% सिलेबस आप मान के चलो सेम होगा इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में अमेंडमेंट के बारे में आपको कोई चिंता नहीं करनी। चिंता करनी है, सोचना भी है, तो वो किसके बारे में सोचना है? जीएसटी के बारे में। जीएसटी के अंदर यस, हमने जो अमेंडमेंट्स कवर करी थी वो 31 अक्टूबर के लिए करी होगी, अगर आप जुलाई अटेम्प्ट तक पढ़ रहे थे। अब आपको अमेंडमेंट कहां तक कवर करनी है? 30 अप्रैल तक कवर करनी है। तो 6 महीने की जीएसटी अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगी। अब ये तो आपको पता होगा, मगर अब मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि इन 6 महीनों में क्या क्या घटित हुआ है, इस 6 महीने में जीएसटी में क्या क्या ऐसा आया है, और क्या वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। मैं स्ट्रिक्टली सीए इंटर के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सीए फाइनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहली बात, अमेंडमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, अच्छा एक चीज मैं ये बता दूं, साथ जो बच्चे मुझे देख रहे हैं जिन्होंने हमारे इन दिनों पिछले 6 महीने में क्लासेस बाय करी हैं, तो क्लासेस में आपको ये बुक मिली होगी, 4th एडिशन लिखा होगा यहां पे, इस कलर की बुक है और 4th एडिशन। मैं साथ साथ ये भी बता दूंगा कि क्या इस बुक के अंदर मैंने इन अमेंडमेंट्स को कवर किया या नहीं। बुक के यहां पर मैंने लिखा तो यही था कि मैं 31 अक्टूबर तक अमेंडमेंट्स कवर कर रहा हूं, मगर इस बार पहली बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया था अपनी बुक के अंदर। वो सारी अमेंडमेंट जो मुझे पता थी कि आगे की हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दी थी स्पेशल बॉक्सेस बनाकर। जिन भी बच्चों ने हमारी क्लासेस ली होंगी फेस टू फेस, तो सिर्फ जनवरी फरवरी में कुछ बच्चों ने ली थी, उसके बाद वर्चुअली जा रही है सबको, वो पेन ड्राइव जा रही है, गूगल ड्राइव जा रही है। जितने भी बच्चे वर्चुअल क्लासेस वाले हैं जिनको ये बुक मिली है, आपने अपनी क्लासेस में नोट किया होगा कई जगह बॉक्सेस बने हुए हैं जहां पर कुछ स्पेशल प्रोविजन सिर्फ नवंबर 20 के लिए लिखे हुए हैं। तो वो सारी डिस्कशन मैं इसमें करूंगा कि क्या मैंने वो जो अमेंडमेंट आई है नवंबर 20 की, वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी आपके साथ क्लास में, या वो नई अमेंडमेंट है। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने अगले अटेम्प्ट की अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इसमें कवर कर ली थी, और मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा 12 अमेंडमेंट्स में से लगभग 9 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी बुक के अंदर कवर्ड है, सारी की सारी कवर्ड है अमेंडमेंट बुक्स के अंदर। मैं अभी आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली बात, सर 2 एक्ट आए हैं इस बीच, फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2020। 2019 इतना लेट क्यों आया? 2019 ना, इस लास्ट ईयर इलेक्शन ईयर था ना, तो इलेक्शन ईयर के चक्कर में जब इलेक्शन के बाद सितंबर के अंदर लगभग वो फाइनेंस एक्ट 2019 पास हुआ था। मगर ध्यान देना, ऑल्दो वो फाइनेंस एक्ट 2019 सितंबर में पास हुआ था, उसके प्रोविजंस 31 अक्टूबर में तक एप्लीकेबल नहीं हुए थे। इसलिए जो फाइनेंस एक्ट 2019 है ना, ये जुलाई 2020 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। कारण 31 अक्टूबर तक इसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट इफेक्टिव नहीं किया गया था, पास हो चुका था। इसको पास इंप्लीमेंट किस दिन किया गया, इसके प्रोविजन इफेक्टिव किस दिन से किए गए हैं? 1 जनवरी 2020 से। इसके मेजॉरिटी प्रोविजंस 1 जनवरी 2020 से इफेक्टिव हुए हैं। इसलिए इसके अंदर जो सारी अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर, वो सारी की सारी नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होंगी, ऑल्दो वो जुलाई 2020 के लिए एप्लीकेबल नहीं थी।
और क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी पास था, यही कारण है कि इसकी सारी अमेंडमेंट्स मैंने ऑलरेडी अपनी बुक में कवर कर दी थी विद अ स्पेशल नोट दैट ये अमेंडमेंट सिर्फ नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल होगी। दैट इज व्हाई इस बार मैं ऐसा कर पाया कि मैंने नवंबर 20 की अमेंडमेंट ऑलरेडी अपनी बुक में कवर कर रखी थी। दूसरी चीज, बीच में फाइनेंस एक्ट 2020 भी पास हुआ था फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में प्रेजेंट हुआ था, 27 मार्च 2020 को ये फाइनेंस एक्ट पास हुआ था। लॉकडाउन के बाद पास हुआ, प्रेसिडेंट ने बाद में साइन किया था। मगर लेट मी टेल यू, इसके प्रोविजंस इफेक्टिव नहीं हुए हैं। कुछ प्रोविजन इफेक्टिव हुए हैं, वो 30 अप्रैल के बाद हुए हैं। अभी तक बहुत सारे प्रोविजंस हैं फाइनेंस एक्ट 2020 के जो इफेक्टिव नहीं हुए हैं। दैट मींस फाइनेंस एक्ट 2020 इज आउट ऑफ क्वेश्चन। जीएसटी के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2020 की आई हैं वो इंप्लीमेंट नहीं होंगी। इनकम टैक्स तो होती नहीं है, इनकम टैक्स की तो हर बार यही चीज होती है कि नवंबर अटेम्प्ट में फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल नहीं होता। जीएसटी भी क्योंकि अभी तक इफेक्टिव नहीं की गई, ऑल्दो वो पास हो गया था, इसीलिए जीएसटी की भी फाइनेंस एक्ट 2020 की अमेंडमेंट्स कवर नहीं होंगी। तो सिर्फ रह के आ गया फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट्स आ गई। मगर इसके अलावा जीएसटी आपको पता है सिर्फ एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं होता, इसमें सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, रूल्स सब आते हैं। तो अगली बात करते हैं, सीजीएसटी रूल्स में अमेंडमेंट है। यस, कुछ जगह सीजीएसटी रूल्स में अमेंडमेंट है, मगर काफी सारी अमेंडमेंट्स छोटी छोटी कॉस्मेटिक अमेंडमेंट्स हैं जो अभी मैं आपका डिस्कस करने वाला हूं। क्या एग्जेम्पशन सर कुछ नहीं आएंगी, क्योंकि हर साल एग्जेम्पशंस में बहुत सारी अमेंडमेंट होती हैं। इस बार के अटेम्प्ट में एग्जेम्पशन में सिर्फ एक अमेंडमेंट है, एक नई एंट्री डाली गई है, और वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा सी एंट्री के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो इस बार तो मजा आ गया, एग्जेम्पशन के अंदर कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आई। सर रिवर्स चार्ज के बारे में बताओ, क्या रिवर्स चार्ज में कोई अमेंडमेंट है? रिवर्स चार्ज में अमेंडमेंट के नाम पे कहूं तो एक एंट्री में चेंज आया है, मगर जिस एंट्री में चेंज आया अभी मैं आपको बताऊंगा, कोई ड्रास्टिकली उस एंट्री को बदला नहीं है, उसकी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ थी। और मैंने अभी जो बताया, जो मेरी जनवरी फरवरी का बैच हुआ था तब तक वो अमेंडमेंट आ चुकी थी, इसलिए मैंने अपडेटेड एंट्री ही क्लास में पढ़ाई थी। जो पुरानी एंट्री थी ना, उसकी लैंग्वेज गलत लिखी गई थी, उससे बड़ी एब्सर्ड कंक्लूजन निकल रही थी, और अपनी लैंग्वेज को इन्होंने चेंज किया था 1 जनवरी 2020, जनवरी के महीने में ही चेंज किया था। इसीलिए मैंने जो अपने बैच में उस अमेंडमेंट को ऑलरेडी कवर कर लिया था। मैं अभी आपको बताता हूं कि कौन सी एंट्री में चेंज आया था। लास्ट में सर क्या कोई सर्कुलर है? इस बार सर्कुलर भी ज्यादा नहीं है, सर्कुलर हैं, मगर वो सारे सर्कुलर उन टॉपिक्स में हैं जो सीए फाइनल के हैं। रिफंड के अंदर सर्कुलर है, एक्सपोर्ट्स को लेकर सर्कुलर है, वो हमारे सी एंटर के सिलेबस में है ही नहीं। एक आधा सर्कुलर है जिसपे मुझे डाउट है कि शायद सीबीआईसी हमारा आईसीआई सप्लीमेंट पेपर में निकाल देगा। उन सर्कुलर्स के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, मगर अगर आईसीआई ने सप्लीमेंट पेपर में निकाला तो आपको फाइनल अमेंडमेंट वीडियो में उनका जिक्र मिल जाएगा। अभी मेरे हिसाब से कोई ऐसा मेजर सर्कुलर नहीं है जो आईसीआई इंप्लीमेंट करेगा, मगर हां एक दो सर्कुलर हो सकते हैं जो सीए इंटर के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए आई एम स्टिल वेटिंग फॉर आईसीआई सप्लीमेंट पेपर। तो ये मैंने आपको ब्रीफ सिनॉप्सिस बता दिया, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ जीएसटी अमेंडमेंट, कौन कौन सी जगह से अमेंडमेंट आ रही है। अब एक एक करके अमेंडमेंट डिस्कस करते हैं। टोटल 12 एरियाज में आपको अमेंडमेंट के बताऊंगा और जल्दी से बताता जाऊंगा, ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन नहीं करूंगा। पहली चीज, कैश लेजर से रिलेटेड अमेंडमेंट। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। कैश लेजर के अंदर अमेंडमेंट क्या आई है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता था कि कैश लेजर में क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं थी। क्रॉस यूटिलाइजेशन बोले तो अगर आपने मेजर हेड टैक्स, माइनर हेड उसके अंदर मेजर हेड आपके क्या थे? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। माइनर हेड आगे टैक्स होता था, पेनल्टी होता था, इंटरेस्ट होता था। अगर आप किसी मेजर और माइनर हेड में पैसे डलवा देते हो मगर आपकी लाइबिलिटी किसी और मेजर और माइनर हेड में है तो वो आपस में यूज नहीं किया जा सकता। दैट मींस अगर आपके कैश लेजर में पैसे सीजीएसटी में पड़े थे टैक्स के अंदर और आपको आईजीएसटी की पेनल्टी पे करनी है, इट वाज नॉट पॉसिबल, जिस वजह से बहुत दिक्कत आती थी। अब इन्होंने क्या किया है? क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउ कर दी है, यानी अब अपने कैश लेजर के एक माइनर या मेजर हेड से आप दूसरे माइनर मेजर हेड के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। क्रॉस यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट ऑलरेडी मैंने अपनी बुक में अलोंग विद एन इलस्ट्रेशन कवर कर रखा है। ऑल्दो जुलाई 20 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं था, मगर नवंबर 20 को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी ये अमेंडमेंट विद इलस्ट्रेशन, पुराना प्रोविजन और नया प्रोविजन ऑलरेडी आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। 4th एडिशन ऑफ द बुक जो आपके पास होगी उसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट आई है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 के अंदर अमेंडमेंट क्या थी? अगर आप जीएसटी की लायबिलिटी लेट पे करते हो तो अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन सेक्शन 50 का कहता है आपका इंटरेस्ट लगेगा ग्रॉस लायबिलिटी पे। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? आईटीसी लेस किए बिना, आईटीसी लेस किए बिना उस पे लगेगा। जिससे दिक्कत आती थी कि भाई ग्रॉस लायबिलिटी पे टैक्स पे करते, मान लो मेरी 100 रुपए की ग्रॉस लायबिलिटी है, 90 रुपीज का आईटी है, 10 रुपए पे करना था ना मुझे,
तो 10 रुपए पे आईटीसी लगाओ। तो ये हमारे लॉ के अंदर बहुत बड़ी लीगल बैटल चल रही थी, मैंने अपनी क्लास में बताया था, इसके ऊपर अलग अलग तरह की जजमेंट्स आ रही हैं। फाइनली वो लीगल बैटल सॉल्व हुई, फाइनेंस एक्ट 2019 ने उसको क्लियर कट कर दिया कि लाइबिलिटी ग्रॉस लाइबिलिटी नहीं होगी, क्या होगी, नेट लाइबिलिटी होगी। तो पहले लॉ के अंदर डिस्प्यूट थे, अभी भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, मगर प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके उन्होंने क्या बोल दिया, नेट लाइबिलिटी पे ही टैक्स लगेगा। इसका जिक्र भी मैंने अपनी क्लास में करा था और इसका एक नोट भी लिखवाया था। अगर आप चेक करोगे तो आपको नोट लिखा हुआ मिल जाएगा, मेरे को याद नहीं नोट लिखवाया था, नहीं डिस्कशन पक्का करी थी मैंने, डिस्कशन करी हुई थी, शायद नोट भी लिखवाया होगा। तो ये दोनों अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हमारी क्लासेस में डिस्कस थी, ऑल्दो ये जुलाई 20 के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, नवंबर 20 के लिए। अगली चीज, जो 40 लाख की लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए, करंटली वो 40 लाख की लिमिट सिर्फ किस पे लगती है, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स पर। और ये 40 लाख की लिमिट सेक्शन 22 में नहीं दे रखी, 40 लाख की लिमिट एक अलग से नोटिफिकेशन में दे रखी है। नोटिफिकेशन कौन सी है, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019। और नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 मैंने अपनी क्लास में बताया था, ये जुगाड़ वे में लाई गई थी। जुगाड़ में क्यों, क्योंकि उस समय लॉ अमेंड करने का टाइम तो था नहीं, तो हम सेक्शन 22 को अमेंड तो कर नहीं पाए कि सेक्शन 22 में ही हम 40 लाख की लिमिट रख दें। हमने सेक्शन 23 की हेल्प लेकर 40 लाख के तक लोगों को, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हैं और वो 3-4 और कंडीशन जो होती हैं वो सेटिस्फाई होने पे रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया। तो जब भी हम अपने सॉल्यूशन में लिखते हैं, हम बोलते हैं सेक्शन 22 रेड विद सेक्शन 23 की नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 10/2019। जुगाड़ था ये। अब इनको जब टाइम मिला, इन्होंने अब इस पावर को 40 लाख की नोटिफाई करने की पावर को इन्होंने सेक्शन 22 में ही डाल दिया है। अब हमें सेक्शन 23 की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी जो नोटिफिकेशन है 40 लाख की, वो नोटिफिकेशन सेम रहेगी, बस उसका जो सोर्स है वो सेक्शन 23 की जगह सेक्शन 22 हो जाएगा। बड़ी कॉस्मेटिक, छोटी सी माइन्यूट अमेंडमेंट है। मेरे हिसाब से तो इतना ही डिटेल में हमसे पूछा भी नहीं जाएगा कि कौन से सेक्शन से फ्लो आ रहा है, बट हाँ हमें पता होना चाहिए ये कहां से पावर आ रही है। सो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट हाँ फ्लो बदल गया। वो जो चेपी लगाई थी उस समय, जुगाड़ लगाया था सेक्शन 23 में नोटिफिकेशन लाकर, अब हमने प्रॉपर सेक्शन 22 के अंदर ही पावर दे दी कि 10 लाख और 20 लाख के अलावा 40 लाख भी नोटिफाई कर सकती है, मगर अभी भी वो 40 लाख की लिमिट एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स पर रहेगी। इस सेक्शन 22 के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट और इन्होंने करी है, जिसका जिक्र मैंने अपनी बुक में भी कर रखा है, वो है विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एक एग्जेम्प्ट सर्विस है, बट ऑल्दो ये एग्जेम्प्ट सर्विस है, ये एक ऐसी एग्जेम्प्ट सर्विस है जो जाने अनजाने में हम दे देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मैं अगर एक एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स है, हो सकता है मैंने अपने पैसे एफडी में रख रखे हैं या किसी कंपनी के डिपॉजिट में रख रखे हैं और मुझे उस पर इंटरेस्ट आता है। हम अक्सर देखते हैं अकाउंट्स के अंदर मिसलेनियस इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम। तो जाने अनजाने में मुझे पता भी नहीं चला, मैं सोच रहा हूं मैं एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हूं, बट मैंने जाने अनजाने में एक एग्जेम्प्ट सर्विस दे दी। और जैसे ही मैंने एग्जेम्प्ट सर्विस दे दी, आई एम नो मोर एन एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स। क्योंकि एक्सक्लूसिव तो तब होता ना जब सर्विस बिल्कुल ना देता, मगर ये जाने अनजाने में कैब एग्जेम्प्ट सर्विस दे दी। इट वाज नेवर माय इंटेंशन, रियलाइज भी नहीं किया और मैं 40 लाख के लिमिट के लिए इन एलिजिबल हो गया। इस चीज की डिस्कशन हमारी हुई थी और बुक में भी दे रखा है। अब इन्होंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट को बोल दिया, अगर आप इंटरेस्ट वाली एग्जेम्प्ट सर्विस देते हो, यू विल स्टिल बी कॉल्ड एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स। आपको एक्सक्लूसिव डीलर ऑफ गुड्स की कैटेगरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। वैसे भी इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस में एक स्पेशल तरह की एग्जेम्प्ट सर्विस है, जिसको ये बारे में कहीं जगहों पर जिक्र होता है। कॉम्पोजिशन स्कीम में भी इसको हम एग्रीगेट टर्नओवर से बाहर रखते हैं, आईटीसी रिवर्सल करते समय भी इस पे स्पेशल बात आती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में सेक्शन 22 के बारे अंदर भी एक क्लैरिफिकेशन डाल दी, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स बनने से ये आपको नहीं रोकेगा। आगे चलते हैं, ये छोटी सी अमेंडमेंट है सेक्शन 22 के अंदर। ये अमेंडमेंट मेरे हिसाब से है जो इंपॉर्टेंट है, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब फाइनेंस एक्ट 2019 ने एक्ट के अंदर पहली बार इसका जिक्र किया था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय आधार की ऑथेंटिकेशन होगी। अभी तक पैन लेते समय तो आधार लिंक करना ही पड़ता है इनकम टैक्स में, जीएसटी के अंदर भी ये क्या करना चाहते हैं, ये आधार के साथ लिंकिंग करना चाहते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं। इसके लिए प्रोविजन आ गया था और आप अपनी बुक में चेक करोगे, जीएसटी की जो 4th एडिशन बुक है हमारी, उसके अंदर मैंने ये प्रोविजन दे रखा है एक्स्ट्रा नॉलेज नाम से, नवंबर 20 की अमेंडमेंट करके। मगर उस समय जब मैं बुक की प्रिंटिंग करवाई थी जनवरी में, तब एक्ट का प्रोविजन तो आ गया था, इसके रिलेटेड रूल नहीं आया था।
यानी वो जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है कि आधार की ऑथेंटिकेशन कैसे होएगी, अगर आपने नहीं कराया तो क्या होगा, उस समय तक वो रूल नहीं आया था जब मेरा बैच चल रहा था। इसीलिए ये प्रोविजन पूरी तरह हमारी किताब में आपको नहीं मिलेगा। इसका जिक्र जरूर मिलेगा बुक के अंदर, मगर, और मैंने क्लास में भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया था, मगर इसका पूरा प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा। तो यस, ये अमेंडमेंट मैं मानता हूं, ये अमेंडमेंट मुझे पूरी तरह से आपको करानी है। वैसे मैं बता दूं कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाई, इन्होंने पता क्या बोला है, ये आपके प्रीमाइसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर देंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन अगर आप अभी करंट प्रोविजन चेक करो, उसमें ये लिखा है फिजिकल वेरिफिकेशन तभी की जाएगी अगर आप जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको लगता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कुछ स्पेशल रीजन है जिसकी वजह से वेरिफिकेशन करनी चाहिए। अगर वो वेरिफिकेशन का रीजन है तो उसको अपनी एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ती है कॉमन पोर्टल पे, जिस पे उसको फोटोग्राफ्स लगानी पड़ती है, वो स्पेशल रीजन बताना पड़ता है, और वेरिफिकेशन रिपोर्ट में उसको क्या मिला वो भी सब कुछ रिपोर्ट में लिख के अपलोड करना पड़ता है। यानी करंटली जीएसटी लॉ कहीं ना कहीं फिजिकल वेरिफिकेशन को मैंडेटरी नहीं करता। यहां पर हमने क्या बोल दिया, जीएसटी अगर आपकी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुई तो हम आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस मैंडेटरी कर देंगे। इन शॉर्ट में मैंने आपको प्रोविजन बता दिया, इन डेप्थ एनालिसिस अपनी अमेंडमेंट वीडियो में करेंगे कि कौन सा रूल नंबर आया एंड सो। ठीक है, तो ये मैंने प्रोविजन, मैं ये मानूंगा कि ये पूरी तरह से कवर नहीं था, इसका सिर्फ जिक्र था, मगर जिक्र से काम नहीं चलेगा, हमें तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर रिवर्स चार्ज की एंट्री, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अभी जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाली एंट्री है ना, ये जुलाई 20 के लिए भी अमेंडमेंट थी, नई एंट्री लाई थी, और इसके अंदर इतनी कंडीशन थी रिवर्स चार्ज के लिए। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो तो लगेगा। उसके अंदर भी अगर आप 12% और 5% वाला खेल चल रहा था, तो मैंने ये क्लास में समझाया था, इन्होंने जाने अनजाने में ना लैंग्वेज गलत दे दी। इंटेंशन क्लियर लग रही थी मगर लैंग्वेज गलत ड्राफ्ट कर ली। अब मैंने जो क्लास में बताई थी एंट्री, मैंने फ्लो चार्ट भी बनवाया था, आप देख लेना इसको बुक के अंदर, मैंने फ्लो चार्ट भी बनवाया था इसका कि इवेंचुअली रिवर्स चार्ज कब लगेगा। वो जो फ्लो चार्ट बनवाया, दैट वाज द राइट इंटेंशन ऑफ द लॉ। ऑल्दो उस समय जो एंट्री थी हमारी, वो एंट्री, वो जो बेयर एक्ट में नोटिफिकेशन में लिखी थी, वो एंट्री, वो इंटेंशन नहीं दिखा पा रही थी, लैंग्वेज में दिक्कत थी, जो मैंने अपनी क्लास में हाईलाइट भी करी थी, ये लैंग्वेज गलत है। उस लैंग्वेज को उन्होंने जनवरी में सही कर दिया था, और मैंने एज पर करेक्ट लैंग्वेज ही आपको प्रोविजन बताया था। तो इसकी डिस्कशन फिर से मैं अमेंडमेंट वीडियो में करूंगा। बाकी तसल्ली वाली बात रखो, आपको जो प्रोविजन पढ़ाया गया था वो लगभग अमेंडेड ही था। उसके अंदर एक छोटी सी चीज और मुझे बतानी है जो मैं अपनी अमेंडमेंट वीडियो में बताऊंगा। ऑलरेडी वो जो पुरानी लैंग्वेज के हिसाब से कंफ्यूजन आ रही थी, मैंने वो गलत प्रोविजन पढ़ाया ही नहीं था, मैंने जुलाई अटेम्प्ट के लिए भी करेक्ट इंटरप्रिटेशन ही पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये जो रिवर्स चार्ज की एंट्री है, आप इसको अमेंडमेंट मत मानो, क्योंकि ये लगभग सेम ही है, बस इसकी लैंग्वेज का हेर फेर किया है, क्योंकि लैंग्वेज गलत ड्राफ्ट हो गई थी इनसे। आगे बात करते हैं, चेंज इन द लिमिट ऑफ 36 सब रूल 4। ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी जुलाई 20 के लिए। इसमें क्या किया था, इसमें कहा था कि हर मंथ जब आप आईटीसी लोगे तो आप अपने जीएसटी और 2A से मैचिंग करोगे। जो आईटीसी मैच हो जाएगा उसे हम बोलेंगे आईटीसी ऑन रिपोर्टेड सप्लाईज, और जो आईटीसी मैच नहीं होगा उसे हम बोलेंगे आईटीसी ऑन अनरिपोर्टेड सप्लाईज। अनरिपोर्टेड क्यों, क्योंकि वो 2A में भी नहीं आ रहा, और 2A में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सप्लायर ने अभी तक दिखाया नहीं होगा। फिर हमने क्या किया था, आईटीसी ऑन अनरिपोर्टेड सप्लाईज पर कैप लगा दी थी, मैक्सिमम लिमिट लगा दी थी, और ये मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 20% ऑफ आईटीसी ऑन रिपोर्टेड सप्लाईज। तो इन शॉर्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था, आपको किसी भी मंथ आईटीसी कितना मिलेगा, 120% ऑफ रिपोर्टेड सप्लाईज वाला आईटीसी, या फिर जो आईटीसी आपके परचेज रजिस्टर में है, किताबों में है, विच एवर इज लोअर। अगर आपकी किताबों में ही कम है तो आप जो किताबों में है वो लोगे, अगर किताबों में ज्यादा है तो जितना रिपोर्टेड सप्लाईज का 120% है, दैट इज द हाईएस्ट अमाउंट जो आपको मिलेगा। बाकी इस महीने नहीं मिलेगा। फिर कब मिलेगा, बाकी तब मिलेगा जब पीआर वाला, जो पीआर मतलब परचेज रजिस्टर वाला, आपकी किताबों के अंदर वाला जो आईटीसी है, डिवाइडेड बाय 120%, उतना आईटीसी जब रिपोर्ट हो जाएगा तो आप रिमेनिंग क्लेम कर सकते हो। आई होप यू रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। और जब ये हमारा बैच चल रहा था, मुझे अभी भी याद है, फरवरी 2020 में ये प्रोविजन मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा था, तब तक अमेंडमेंट आ गई थी, और मैंने क्लास में बता दी थी कि ये 20% की जगह कितना हो गया, 10%। तो दिस अमेंडमेंट वाज ऑलरेडी कवर्ड इन योर क्लासेस। 20 की जगह 10% हो गया नवंबर अटेम्प्ट के लिए, मैंने ये चीज ऑलरेडी बता दी थी। ऑल्दो मेरे बुक के अंदर जो सारे क्वेश्चंस हैं, जो सारी इलस्ट्रेशंस हैं, वो 20% के हिसाब से कर रखी है, मगर मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखवा दिया था आपको ये 10% है। तो दिस अमेंडमेंट वाज आल्सो कवर्ड इन आवर क्लासेस।
मुझे बड़ी खुशी आ रही है बताने में कि मैंने सारी अमेंडमेंट कवर कर ली थी, मैं तो बताऊंगा। हाँ जी, प्रोविजंस ऑफ क्यूआर कोड एंड ई इनवॉइसेज। अब ये एक नया टॉपिक आया था इनवॉइसिंग वाले चैप्टर में, इसके बारे में मैंने जिक्र भी करा था कि क्यूआर कोड और ई इनवॉइसिंग क्यों है। रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था कि रेस्टोरेंट वाले बिल फाड़ देते थे एंड ऑल दैट, और मैंने बताया था इसको तोड़ निकालने के लिए ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट निकाला है। मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत देर लगा के मैंने अपनी क्लास में समझाया था, मगर यहां पे मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई, इतनी मेहनत करके मैंने क्लास में ऑलरेडी ये अमेंडमेंट पढ़ा दी थी नवंबर 20 के लिए, बट ये ना इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट डेफर हो गई है। ये 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट होने वाली थी पूरे देश में, मगर 1 अप्रैल को तो पता है आपको क्या हुआ था, 1 अप्रैल को तो हम लॉकडाउन में बैठे थे। तो सरकार ने क्या किया, 1 अप्रैल से इसको डेफर कर दिया। इनका सिस्टम तो पता ही है, इनको तैयार तो हुआ नहीं होगा, तो अपने फेलियर को छुपाने के लिए इन्होंने लॉकडाउन का बहाना ले लिया। इन्होंने कहा 1 अप्रैल से आगे डेफर कर दिया। अब क्योंकि ये ई इनवॉइसिंग और क्यूआर कोड वाले प्रोविजन डेफर हो गए हैं, ऑल्दो इनसे रिलेटेड रूल्स आ चुके हैं, मगर इनकी एप्लीकेबिलिटी डेफर हो गई है, तो आई डोंट थिंक ये एग्जाम में आएगा। यहां पे मेरे से उल्टा हो गया, मैंने आपको पढ़ा दिया है, मगर क्योंकि ये डेफर हो गया तो आई डोंट थिंक आईसीआई के सप्लीमेंट पेपर में ये आएगा। आएगा भी सही तो मेरे हिसाब से एग्जाम में नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये चीज अभी तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुई है 30 अप्रैल 2020 तक। बट स्टिल नॉलेज के लिए पढ़ा दिया, क्या दिक्कत है, ज्यादा डिटेल में बताया भी नहीं था, उस समय तक रूल्स भी नहीं आए थे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो रूल्स जो गाइडलाइंस आ गई थी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, वो मैंने अपनी बुक के अंदर, इस 4th एडिशन वाली बुक के अंदर प्रिंट कर रखी हैं। वो एक बार एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रीड कर देना, आई डोंट थिंक वो एग्जाम में आएंगी। आगे बात करते हैं, कंसेशनल स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूडेड इन सेक्शन 10 इटसेल्फ। अब ये भी मैंने आपको क्लास में जिक्र कर दिया था। कंसेशनल स्कीम क्या होती है, कॉम्पोजिशन चैप्टर के अंदर 2 तरह की स्कीम्स होती हैं। एक होगी कॉम्पोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 के अंदर है। सेक्शन 10 वाली कॉम्पोजिशन स्कीम किस पे लगती है, गुड्स के डीलर पर, गुड्स का मैन्युफैक्चर हो या ट्रेडर हो, दोनों पर। कुछ नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर बाहर थे सिर्फ, साथ साथ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर पे। ये सेक्शन 10 वाली नोटिफिकेशन कॉम्पोजिशन स्कीम है। इसके अलावा 2019 में नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 से एक कंसेशनल स्कीम लाई गई थी, किसके लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लाई गई थी। वहां पर लिमिट 1.5 करोड़ नहीं रखी गई थी, लिमिट 50 लाख रखी गई थी। तो हमारे आज की डेट में जो मैंने पढ़ाया आपको, उसके अंदर 2 अलग अलग कॉम्पोजिशन स्कीम थी, सेक्शन 10 वाली कॉम्पोजिशन स्कीम और नोटिफिकेशन नंबर 2 वाली कॉम्पोजिशन स्कीम। नोटिफिकेशन नंबर 2 वाली कॉम्पोजिशन स्कीम को हम कॉम्पोजिशन नहीं बोलते, उसे हम कंसेशनल स्कीम बोलते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट बार बार उसे कंसेशनल स्कीम बोलता है, इसलिए मैंने बार बार बोला था आप उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मत बोलना, कंसेशनल स्कीम अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। फिर मैंने क्लास के लास्ट में उसका एक कंपैरिजन में लिखवाया था कि सेक्शन 10 वाली स्कीम में और नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 स्कीम में क्या क्या डिफरेंसेस है। बड़ी मेहनत लगी थी कराने में। और नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 वाली जो स्कीम है, उस समय जुगाड़ के वे में लाई गई थी सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 कौन सा है, एग्जेम्पशंस वाला सेक्शन। जुगाड़ इसलिए क्योंकि इमीडिएटली वो उनको लानी थी और उस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, तो उस समय जुगाड़ में इन्होंने सेक्शन 11 की पावर, सेक्शन 16 आईटीसी की पावर, सेक्शन 9 से अलग अलग सेक्शन से पावर लेकर इन्होंने वो नोटिफिकेशन निकाल दी। अब क्या किया है, ये पूरी नोटिफिकेशन में जो चीजें लिखी हैं वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दी हैं सेक्शन 10 के अंदर। सेक्शन 10 के अंदर एक नया सबसेक्शन डाला गया, 10 सबसेक्शन 2A। अमेंडमेंट नहीं है, सेम चीज, बट उसका सोर्स नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 की जगह कहां पे आ गया है, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A। बट यहां पर भी इन्होंने गंद मार दिया है, सेक्शन 10 2A को नोटिफाई कर दिया है, मगर नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 को डी नोटिफाई नहीं किया। मतलब नोटिफाई करके बताना पड़ेगा ना ये खत्म हो गई है। बीच में ऐसा समय आया जब ये नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 भी चल रही है, 10 2A भी चल रहा है। वाह, तो इसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं। इन्होंने अमेंडमेंट करनी चाहिए थी, सिर्फ क्या करना था, कॉपी पेस्ट करके यहां डालना था, इसको खत्म करना था, डी नोटिफाई करना था इस नोटिफिकेशन को और इस सेक्शन को नोटिफाई करना था। इनसे वो भी ढंग से नहीं हुआ, उसके अंदर भी कंफ्यूजन मचा दी। वो सारी कंफ्यूजन वगैरह सब मैं आपका जिक्र करूंगा अमेंडमेंट वीडियो में। अभी मैंने आपको बता दिया, सिर्फ कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं आई, सेम स्कीम को नोटिफाई कर दिया सेक्शन 10 के अंदर। अब हमारी जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन स्कीम थी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स और रेस्टोरेंट वालों के लिए, वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में है, 10(2) के अंदर, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स वाली है वो 10 सबसेक्शन 2A में है। दैट इज द ओनली डिफरेंस नाउ। अच्छा, 2-3 एक्सप्लेनेशंस ऐड हुई हैं। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले मैं ना जान जान के डिफरेंसेस दिखाता था। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो, एक फर्स्ट सप्लाईज नाम का जिक्र था नोटिफिकेशन के अंदर,
जिसकी इंटरप्रिटेशन के चक्कर में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि फर्स्ट सप्लाईज का मतलब यहां क्यों है, वहां क्यों है, वो सब मैं डिटेल में अमेंडमेंट वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक एक्सप्लेनेशन डाली गई है फर्स्ट सप्लाईज वाली जो डेफिनेशन थी, जो पहले सिर्फ नोटिफिकेशन 2/2019 में थी, वही सेम डेफिनेशन अब सेक्शन 10 में डाल दी गई है। यानी वो डेफिनेशन दोनों तरह की कॉम्पोजिशन स्कीम्स पे अप्लाई करेगी। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, दैट आई विल डिस्कस इन दी अमेंडमेंट वीडियो। सिमिलरली वो जो इंटरेस्ट एग्रीगेट टर्नओवर में कवर नहीं होता, पहले वो चीज ना सेंट्रल गवर्नमेंट आरओडी ऑर्डर से बोली गई थी, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, स्पेशली चेपी लगाई गई थी कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर लाना है। अब एक्ट अमेंड कर रहे थे तो वो वाली चीज को एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। अगेन नो अमेंडमेंट, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इस बार कोई मेजर चेंजेस नहीं है। चेंजेस सिर्फ कहां हो रहे हैं, सोर्स पे। सेम चीज उठाकर वहां की जगह वहां डाल दी। नोटिफिकेशन नंबर 10 के अंदर जो 40 लाख की लिमिट है उसको 22 में डाल दिया। नोटिफिकेशन नंबर 2 में जो कंसेशनल स्कीम है उसको सेक्शन 10 में डाल दिया। इसको अमेंडमेंट नहीं कह सकते आप, ये छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। मेरे हिसाब से पिछले ना जाने कितने अटेम्प्ट में सबसे कम अमेंडमेंट्स हैं ये। आगे बात करते हैं आईटीसी अपॉर्चनमेंट रूल 43 में। अब रूल 43 ना मैंने क्लास में नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया था? क्योंकि इसका रेफरेंस स्टडी मटेरियल से हटा दिया गया है। दो रूल होते हैं, रूल 42 और रूल 43। रूल 42 होता है अगर आपके कॉमन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज हैं, कॉमन का मतलब जिनसे आप टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हो, तो आपको आईटीसी रिवर्सल करना है सेक्शन 17 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई करी है। मगर पूरा आईटीसी भी रिवर्स नहीं करना, क्योंकि आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई भी जा रही है और टैक्सेबल भी। मतलब टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में आपको जो कॉमन आईटीसी होता है उसके दो हिस्से करने पड़ते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो अपॉर्शनमेंट करनी पड़ती है। इस अपॉर्शनमेंट को करने के लिए दो रूल है, रूल 42 और रूल 43। रूल 42 अपॉर्चुनिटी बताता है इनपुट और इनपुट सर्विसेज की, और रूल 43 बताता है कैपिटल गुड्स के आईटीसी की अपॉर्चुनिटी। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों की अपॉर्चुनिटी अलग अलग होती है। हमने रूल 42 तो कवर किया था, इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन भी कराई थी मैंने अपनी सेल्फ मेड इलस्ट्रेशन बना के। मगर रूल 43 सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। सीए फाइनल के सिलेबस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए इंटर में रूल 43 का जिक्र नहीं है। अब जो ये अमेंडमेंट आई है ना, ये रूल 43 में आई है। अब जो रूल 43 है, इनिशियली इट वाज पार्ट ऑफ सी इंटर सिलेबस, देन लेटर ऑन उन्होंने उसका जिक्र स्टडी मटेरियल से हटा दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है, इसको मैं सिर्फ डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि हो सकता है सप्लीमेंट पेपर में ये रूल 43 को फिर से जिक्र कर दे। अगर सप्लीमेंट पेपर में आईसीआई कहता है रूल 43 सीए इंटर स्टूडेंट्स को करना है, तो ये वाली अमेंडमेंट मैं आपको कराऊंगा। अदरवाइज ये अमेंडमेंट सिर्फ सीए फाइनल वालों के लिए है। एनसीए फाइनल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, मगर सीए इंटर वालों के लिए ये अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने इसका जिक्र कर लिया कि आपको पता होना चाहिए रूल 43 में जो कि कैपिटल गुड्स का है, उसमें कोई अमेंडमेंट आई है, ये एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, टाइम विल टेल। इसलिए सप्लीमेंट पेपर की वेट कर रहा हूं मैं। आगे बात करते हैं, जीएसटी ऑडिट की लिमिट 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दी गई है। मगर ये जो लिमिट है ना, सिर्फ 18-19 के लिए कम करी बढ़ाई गई है। इसलिए ये एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ऐसी तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आती रहती हैं जहां पे ड्यू डेट एक्सटेंड होती रहती हैं ऑल दैट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, फिर भी मैंने इसका जिक्र कर दिया। ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल्स ड्यू टू डिफॉल्ट इन रिटर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आया था कि अगर आप 2 बार तक जीएसटीआर 3B फाइल ना करो तो, और कॉम्पोजिशन के अंदर 2 क्वार्टर तक टैक्स पेमेंट ना करो, तो हम आपके ई वे बिल की जनरेशन फैसिलिटी रोक देंगे। इनिशियली ये रूल आया था सिर्फ जीएसटीआर 3B के लिए, बाद में इस रूल की लैंग्वेज को बदल के जीएसटीआर 1 के डिफॉल्ट को भी कवर कर लिया था। यानी अब जीएसटीआर 1 फाइल ना हो या फिर जीएसटीआर 3B फाइल ना हो, दोनों में से कोई भी रिटर्न 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स तक फाइल ना हो, तो हम आपकी ई वे बिल की फैसिलिटी रोक देंगे। ई वे बिल फैसिलिटी रोकने का मतलब है आपका बिजनेस ही रोक देंगे, क्योंकि बिना ई वे बिल जनरेट किए आप अपनी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर ही नहीं सकते। तो इफेक्टिवली आपने गुड्स का डिफॉल्ट किया, ई वे बिल बंद, और ई वे बिल बंद तो आपका बिजनेस बंद। अब ये रूल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ई वे बिल की वीडियो में। वो वीडियो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगी, और वही वीडियो मैंने लेक्चर नंबर 31 बनाकर अपनी क्लासेस में भी दे रखा है। असली में 30 लेक्चर हुए थे जीएसटी के अंदर हमारे, मगर लेक्चर 31 इंट्रोड्यूस करके आपको, जिन्होंने भी गूगल ड्राइव में लिए हैं क्लासेस, उनको 31 लेक्चर मिलेंगे। आखिरी लेक्चर इज दैट ई वे बिल का लेक्चर जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, उसके अंदर ये अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। ठीक है, लास्ट एग्जामिशन एंट्री। इस बार तो मजे ही आ गए कि एक सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिशन एंट्री आई है, एंड लेट मी टेल यू वो पता किस पे आई है? लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम। लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम
ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक एग्जामिशन थी, मगर वो मैंने जान के नहीं कराई थी, क्योंकि मैंने कहा था रियल एस्टेट सेक्टर में इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं कि बिना रेट्स पढ़ाए, बिना आपको वो सारी चीजें पढ़ाए जो सीए फाइनल के अंदर कवर्ड है, वो बाकी एंट्री पढ़ाई नहीं जा सकती। इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर मैंने कहा था सीए इंटर के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एग्जामिशन आई तो है, बट आई डोंट थिंक इट विल कम इन एग्जाम रियल एस्टेट सेक्टर। मैं अपनी अमेंडमेंट वीडियो में, फाइनल अमेंडमेंट वीडियो में इस एंट्री को समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है भाई, मुझे तो सिलेबस कराना ही कराना है पूरा। बट मैं आपको पहले बता दूं, ये जो एग्जामिशन एंट्री आई है ना, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो मजा आ गया, हर बार कम से कम 5-6 अमेंडमेंट होती हैं एग्जामिशन से रिलेटेड। इस बार एग्जामिशन में कोई अमेंडमेंट ही नहीं है मच। तो मैंने आपको प्रूव कर दिया ये सारा कुछ करा के कि आपकी, मैंने 12 मेजर अमेंडमेंट डिस्कस करी है और सारी अमेंडमेंट्स, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। इनफैक्ट ये मेरी जो आधे घंटे की क्लास है, अगर आपने ये देख लिया और आपको अपना पुराना जीएसटी याद है ना, हो गई अमेंडमेंट्स। मगर मुझे पता है काफी बच्चों को पुराना याद नहीं होता, तो मैं अपनी तरफ से अमेंडमेंट वीडियो बनाऊंगा, और जब बनाऊंगा तो 2-3 घंटे की बनाऊंगा, जिसमें पूरा फ्लो चार्ट वगैरह सब डिस्कस करूंगा। तो टेंशन मतलब वो वीडियो आ जाएगी। बस इस वीडियो के थ्रू मैं ये बोलना चाहता था कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नवंबर के बारे में। ये मत सोचो कि सर मेरा जुलाई की जगह नवंबर हो गया, सर ये हो गया, वो हो गया, अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगी, ये हो जाएगा, ये अमेंडमेंट, इसी के लिए परेशान हो रहे हो, दैट्स इट। सो ये वीडियो में, मुझे लगता है ये वीडियो देख के आपको थोड़ा सा अब डर लगना कम हुआ होगा, थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। जरूर आपका कोई फ्रेंड है जो इसी कंफ्यूजन से जूझ रहा है, उसको भी जरूर वीडियो दिखाइएगा कि अमेंडमेंट्स को लेकर जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड है। जिन्होंने हमसे क्लासेस ली उनके लिए तो ऑलरेडी कवर्ड है, उनको तो वो तो मौज मारे। बाकी जिन्होंने हमसे क्लासेस नहीं भी ली, तो वेरी सून आई विल ब्रिंग दिस अमेंडमेंट्स। बस आईसीआई का सप्लीमेंट पेपर आ जाए विद रिगार्ड टू द कंफ्यूजन्स जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी। अच्छा, बात करते हैं इसके बारे में, फ्लो चार्ट्स के बारे में। अब ये फ्लो चार्ट्स अपने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे, कलर्ड फ्लो चार्ट्स, जिसके अंदर पूरा का पूरा जीएसटी मैंने कवर करने की कोशिश करी थी। लास्ट टाइम देयर वर अप्रोक्सीमेटली 40 फ्लो चार्ट्स। इसका फीडबैक जो मुझे बच्चों से मिला जिन्होंने नवंबर में पेपर दिया, नवंबर 2019 में, उन्होंने बोला सर फ्लो चार्ट्स में बहुत हेल्प मिली, मगर इन फ्लो चार्ट्स के साथ साथ ना हमें मेन बुक को भी रेफर करते जाना पड़ रहा था, क्योंकि आपने इसके अंदर सर्कुलर्स कवर नहीं करे, आपने इसके अंदर कुछ छोटी मोटी चीजों को कवर नहीं किया। तो आप अगर इसको समरी बुक को कॉम्प्रिहेंसिवली बना दो कि मतलब एग्जाम वाले दिन सिर्फ यही पढ़ के चले जाएं, हमें एग्जाम वाले दिन ये वाली बुक उठाने की जरूरत ही ना पड़े, तो कुछ ऐसा करो। तो मैंने अपने जो लॉकडाउन का समय है, पिछले 1.5-2 महीने से जो मैं लॉकडाउन का समय यूज कर रहा हूं, मैंने इन फ्लो चार्ट्स को पूरी तरह से रिवाइज कर दिया। तो ये जो अभी मेरे हाथ में है ना, ये फर्स्ट एडिशन है। आपको सेकंड एडिशन में यहां पर रेलेवेंट फॉर नवंबर 20 एग्जाम मिलेगा, और ये ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ 1-2 फ्लो चार्ट है जो मुझे फाइनलाइज करना है, उसके बाद प्रिंटिंग होगी, कुरियर होगी। तो मेरे हिसाब से बाय एंड ऑफ जून या उससे भी पहले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप फेस टू फेस स्टूडेंट थे बाद में वर्चुअल बने, या ओरिजिनली आपने क्लासेस वर्चुअली हमसे ली थी, उन सबको ये फ्लो चार्ट मिल जाएंगे जीएसटी के फ्लो चार्ट। और इस बार अप्रोक्सीमेटली 55 से 60 फ्लो चार्ट है। 15 से 20 फ्लो चार्ट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट्स में भी चेंजेस करे हैं बहुत सारे। जिन्होंने पुरानी बुक ले रखी थी वो प्लीज नए वाली ले लेना। और इस बार मेरी गारंटी है, मैंने एक एक सर्कुलर जो हमारा एप्लीकेबल है, एक एक पॉइंट जो हमारा एप्लीकेबल है एग्जाम के लिए, वो इसमें कवर कर दिया। वो आप एक बार बुक जब रीड करोगे आपको पता लगेगा, बहुत ढंग से डिजाइन करी है मैंने। एंड आई होप, मैं इस बार फीडबैक मांगूंगा, स्पेशली सबको कॉलिंग करवा के फीडबैक मांगूंगा कि क्या अभी भी इसके अंदर वो दिक्कत आ रही है। मेरे हिसाब से तो अब दिस विल बी दी होलिस्टिक बुक जो आप एग्जाम वाले दिन उसको पढ़ सकते हो और बहुत जल्दी अपने जीएसटी के सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। साथ साथ इन्हीं फ्लो चार्ट्स को यूज करके मैं मैराथन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसकी मेरी लगभग 11 घंटे की मैराथन रिकॉर्ड होगी है। 5-7 शायद 4-5 घंटे की और मैराथन रिकॉर्ड होगी। इन्हीं से रिलेटेड मैं मैराथन वीडियो भी थोड़े दिन के अंदर रिलीज कर दूंगा, फ्लो चार्ट से रिलेटेड। तो आप फ्लो चार्ट वाली बुक साथ साथ वो अमेंडमेंट वीडियो के साथ अपना पूरा जीएसटी रिवाइज कर सकते हो लॉकडाउन के अंदर। मेरी तरफ से ये आपके लिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर इतने दिन गायब कहां थे, तो ये सारा कुछ काम मैं कर रहा था। जो फ्लो चार्ट बनाने का कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये जो फ्लो चार्ट बनाने में मेहनत लगती है, लेट मी टेल यू, नींद में भी वो डब्बे दिख रहे होते हैं मुझे।
सारा दिन वही बना बना के ऐसे उसको कर्सर से खींच खींच के इधर लाओ उधर लाओ, दिमाग खराब हो जाता है। सो बहुत मेहनत करके बनाए हैं एंड आई वांट योर फीडबैक एक बार अगर आप तक ये पहुंचेगी। सो दिस वाज माय डिस्कशन ऑन जीएसटी अमेंडमेंट्स एंड फ्लो चार्ट। मैराथन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही जल्दी इन्हीं फ्लो चार्ट्स का मैराथन मैं आपको दूंगा। मैराथन मैंने इसलिए रोक रखा था क्योंकि मैं चाहता था पूरा का पूरा मैराथन इस बार फ्लो चार्ट्स के बेसिस पर ही बने। मैंने मैराथन के अंदर बुक उठाई नहीं है, सिर्फ फ्लो चार्ट से ही मैराथन बनाया है इस बार, राइट। सो I hope you like this video. Again, I'm telling you, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑल इज वेल। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बाकी सब अमेंडमेंट हमारे ऊपर छोड़ दो। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द अदर वीडियोस, बाय बाय।